हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रोशन सर के द्वारा जो चलाई जा रही है होमवर्क सीरीज बिहार दरोगा के लिए। तो वो जो करंट अफेयर जो चला रहे हैं उसी का ही आज हम लोग पढ़ेंगे, उसका होमवर्क कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, तो पहला टॉपिक क्या है? महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन सितंबर 2024 में चार देशों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी और नीदरलैंड ने महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन करने के लिए तालिबान अफगानिस्तान के विरुद्ध हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कानूनी कार्यवाही शुरू करने की पहल की है। क्या है मुख्य बिंदु? महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीडी 18 दिसंबर 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो 3 सितंबर 1981 को एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के रूप में लागू हुआ। इसे महिलाओं के अधिकारों के एक अंतर्राष्ट्रीय विधेयक इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। इसमें एक प्रस्तावना 7 भाग एवं 30 अनुच्छेद शामिल हैं। इस कन्वेंशन के कार्यान्वयन की निगरानी महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर समिति द्वारा की जाती है। इस सम्मेलन का उल्लंघन करने पर किसी भी पक्षकार देश के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है। चीन फिलिस्तीन विवाद, दूसरा थॉमस शोल और दक्षिण चीन सागर विवाद। हाल ही में फिलिप्स ने दावा किया कि दूसरे थॉमस शॉल के पास चीन के तटरक्षक जहाज़ों ने उसकी नाव के साथ टकराव किया है। तो दूसरा थॉमस शॉल यह एक आंसू बूंद के आकार का एटोल प्रवाल द्वीप है जिसकी उत्तर दक्षिण में लंबाई 11 समुद्री मील है और यह मूंगा चट्टान से घिरा हुआ है। फिलीपींस ने पहली बार 1990 के दशक के अंत में इस पर कब्जा किया था। इसे फिलीपींस में
आयोगीन और चीन में रेनाई रिफ के नाम से जाना जाता है। ये क्षेत्र विश्व के सबसे व्यस्ततम व्यापारिक रास्तों में से है। फिलीपींस ने इसके डूबे हुए BRP सिएरा माद्रे जहाज पर एक चौकी स्थापित की। फिलीपींस का दावा है कि यह तब उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ के भीतर स्थित है। वहीं चीन ऐतिहासिक और विवादास्पद नाइज लाइन के आधार पर द्वितीय थॉमस शॉल सहित दक्षिण चीन सागर के अधिकांश हिस्सों पर संप्रभुता का दावा करता है। क्या है विवाद? तो यहाँ का विवाद क्या है तो देखते हैं। चीन दक्षिण चीन सागर के लगभग 80% हिस्से पर अपना दावा करता आया है। वर्ष 1947 में चीन ने पहली बार 11 डैश लाइन के माध्यम से दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा पेश किया था। 9 डैश लाइन 9 चिन्हों की एक वक्राकार रेखा है जिसके अंतर्गत दक्षिणी चीन सागर का लगभग 90% क्षेत्र सम्मिलित हो जाता है। वर्ष 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के गठन के बाद टोकिन की खाड़ी को 11 डैश लाइन से बाहर कर 9 डैश लाइन को अस्तित्व में लाया गया। इसके बाद वर्ष 1958 में जारी चीन के घोषणा पत्र में भी 9 डैश लाइन के आधार पर दक्षिण चीन सागर के द्वीपों पर अपना दावा किया गया। चीन ने मानचित्र पर बनी 9 डैश लाइन के अंतर्गत आने वाले जलीय क्षेत्र को ताइवान, फिलीपींस और वियतनाम, ब्रुनेई व मलेशिया के जलीय क्षेत्र ओवरलैप करते हैं। वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण ने 9 डैश लाइन को विधिक रूप से आधारहीन घोषित कर दिया था, परंतु चीन ने इस निर्णय को मानने से इनकार कर दिया था। चीन इस क्षेत्र में लगातार कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर रहा है। इसके बाद कई एशियाई देशों ने चीन के कई कदम से असहमति जताई। तब से ही इस क्षेत्र पर विवाद
कायम है। ओके, क्या देखते हैं हम लोग? दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस को भारत का समर्थन। देखते हैं, हाल ही में दक्षिण चीन सागर पर चीन के साथ विवाद के बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने फिलीपींस द्वारा अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखने में फिलीपींस का दृढ़ता से समर्थन किया है। वर्ष 2024 में फिलीपींस और भारत के बीच राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। अच्छा, फिर से एक नोट पढ़ना होगा। 2024 में फिलीपींस और भारत के बीच राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। यह सफर दोनों देशों के बीच एक परिवर्तनकारी साझेदारी का प्रतीक है। अब देखते हैं क्या हम लोग ब्रिटेन और बांग्लादेश में नस्लीय हिंसा। ब्रिटेन में बसना लोगों का सपना हुआ करता है, लेकिन ब्रिटेन की ड्रीम सिटीज अब दंगा सिटी बन गई है। कुछ कट्टरपंथी जमातों की वजह से ताकतवर ब्रिटेन की प्रतिष्ठा खाक में मिल गई है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ब्रिटेन के कई शहर दंगों की आग में झुलसे। राजधानी लंदन से लेकर टेक्सटाइल कैपिटल मैनचेस्टर को दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया। दरअसल ब्रिटेन के साउथ पोल में तीन बच्चियों की हत्या के बाद अप्रवासियों के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन शुरू हुआ। साउथपोर्ट स्थित डांस वर्कशॉप में एक सिरफिरे चाकूबाज ने तीन बच्चियों की चाकू घोंप कर हत्या कर दी। इसके बाद हिंसा भड़क उठे। आरोपी इस्ताकुबाना पर ही इन तीन बच्चियों की हत्या का आरोप लगा है। 9 वर्षीय एलिस डेसिल्वा अगुयर 7 वर्षीय एल्सी स्टैनकॉम्ब और 6 वर्षीय बेबे किंग की हत्या का आरोप है। इसके अलावा उस पर हत्या के प्रयास के 10 मामले भी दर्ज हैं। ब्रिटेन में 3 छोटी बच्चियों की मौत के बाद फैली एक अफवाह ने हिंसा की आग में पेट्रोल डाल दिया। वहाँ सोशल मीडिया पर अफवाह फैल गई कि संदिग्ध चाकूबाज आरोपी एक मुस्लिम युवा हैं। इसके बाद ब्रिटेन में स्थानीय अंग्रेज और अप्रवासी इस्लामिक कट्टरपंथी के बीच
झड़प शुरू हो गई है। ओके। जबकि वहीं बांग्लादेश में हिंसा और शेख हसीना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और ढाका छोड़कर भारत पहुंच गई हैं। अर्थशास्त्री से राजनेता बने यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया। मालूम हो कि यूनुस को माइकोलैंडिंग पर इस वीडियो में पहला जो कुछ टॉपिक थोड़ा सा जो है ना, मैं नेक्स्ट पेज नंबर 40 का लिया था, मतलब पेज नंबर 40 का लिया था, उसके बाद फिर 41 से शुरू किया है। टॉप हो जाते हैं इसलिए मैंने पहले ले लिया है वहाँ। उनके अग्रणी कार्य के लिए वर्ष 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उच्च समुद्र संधि समुद्री जैव विविधता संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने समुद्री जैव विविधता संरक्षण से संबंधित संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। आधिकारिक स्तर पर इस संधि को राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता समझौता के रूप में जाना जाता है। क्या है उच्च समुद्र? अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार उच्च समुद्र को उन महासागरीय क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अन्य आर्थिक क्षेत्र, प्रादेशिक समुद्र या किसी देश के आंतरिक जल में शामिल नहीं होता है। महासागरों का लगभग 64% हिस्सा उच्च समुद्र माना जाता है। उच्च समुद्र एवं उससे जुड़े संसाधनों पर किसी भी देश का प्रत्यक्ष स्वामित्व या विनियमन नहीं होता है। तिब्बत समाधान अधिनियम। हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस ने तिब्बत चीन विवाद समाधान अधिनियम पारित किया, जिसे तिब्बत समाधान अधिनियम नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य बिना किसी पूर्व शर्त के शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार तिब्बत चीन विवाद का शांतिपूर्ण समाधान करना है। तिब्बत समाधान अधिनियम 2024 के बारे में। इस अधिनियम को जून 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका कांग्रेस द्वारा पारित किया गया है। यह तिब्बती नीति अधिनियम 2002 तथा तिब्बती नीति एवं समर्थन अधिनियम 2020 के बाद तिब्बत के संबंध में अमेरिकी सरकार का तीसरा उल्लेखनीय अधिनियम है। इसका उद्देश्य तिब्बत पर अमेरिका की स्थिति को मजबूत करने तथा चीन पर दलाई लामा के साथ वार्ता पुनः शुरू करने के लिए दबाव डालना है। इस अधिनियम का उद्देश्य तिब्बत के लिए अमेरिकी समर्थन को
को बढ़ाना तथा अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों को चीनी सरकार द्वारा तिब्बत के बारे में फैलाई जा रही गलत सूचनाओं का सक्रिय रूप से मुकाबला करने के लिए सशक्त बनाना है। दो भारतवंशी महिलाएं व्हाइट हाउस फेलो नामित अमेरिका में दो भारतीय अमेरिकी महिलाओं बोस्टन ने पद्मनी पिल्लई और न्यूयॉर्क से नलिनी टाटा को हाल ही में 2024 और 25 के सत्र के लिए व्हाइट हाउस फेलो नामित किया गया है। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम के लिए पूरे अमेरिका में से केवल 15 प्रतिभाशाली व्यक्तियों को चुना गया है। ये फेलो एक साल तक व्हाइट हाउस के वरिष्ठ कर्मचारियों, कैबिनेट सचिवों और दूसरे शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के साथ काम करेंगे। पद्मनी पिल्लई एक इम्यूनो इंजीनियर हैं जो प्रतिरक्षा विज्ञान में खोज एवं जैव सामग्री डिजाइन में प्रगति के बीच की खाई को बांटने होगा काम करती है ताकि मानव रोगों के उपचार में मदद मिल सके। वहीं नलिनी टाटा न्यूरो सर्जरी रेजिडेंट हैं। वे टाटा न्यूयॉर्क प्रेस्बिटेरियन बेल कॉर्नर मेडिकल सेंटर मेमोरियल स्लोन कैटरिंग कैंसर सेंटर में कार्यरत हैं। वह लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर और विश्व प्रसिद्ध कैंसर संस्था के बीच आपातकालीन और वैकल्पिक न्यूरो सर्जिकल स्थिति के स्पेक्ट्रम का इलाज करने में मदद करती हैं। भारत और मालदीव ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए स्थानीय मुद्रा में व्यापार भुगतान करने पर सहमति जताई है। साथ ही मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा शुरू करने का निर्णय लिया है। भारत यात्रा पर आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता में मुद्रा की अदला बदली समेत 5 समस्याओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये 5 समझौते हुए हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे समझौता नहीं समस्या बोला, लेकिन समझौता होगा। पहला समस्या क्या है? मुद्राओं के आदान प्रदान पर सहमति, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय वो मालदीव के पॉलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के बीच
प्रशिक्षण। सीबीआई वो मालदीव के एंटी करप्शन कमीशन मिलकर करेंगे काम। नेशनल जुडिशियल एकेडमी और मालदीव के जुडिशियल कमीशन के बीच समझौते का नवीनीकरण। खेलों में सहयोग को लेकर भी सहमति। शुभारंभ। मालदीव में रुपे कार्ड लॉन्च। हनी माधु हवाई अड्डे में नए रनवे का उद्घाटन। भारत की मदद से बने 700 घरों का वितरण। बाप रे, मतलब भारत जाके यहाँ से जाके वहाँ जाके देते हैं। उसके बाद घोषणाएं क्या थी? तो भारत मालदीव समग्र आर्थिक और समुद्री सुरक्षा भागीदारी दृष्टिकोण को अपनाने पर सहमति। भारत सरकार द्वारा बिना शुल्क के मालदीव के तटरक्षक जहाज हुराबे की मरम्मत की जाएगी। दोनों देशों का आयात निर्यात। भारत मालदीव को खाद्य पदार्थों जैसे चावल, गेहूं, चीनी, आलू, मसाले समेत पेट्रोलियम पदार्थ ग्रेनाइट भेजता है। वहीं मालदीव से कलपुर्जे, रबर, प्लास्टिक, लेदर उत्पाद, कांच और पत्थर के साथ कुछ विशेष खाद मंगवाता है। मालदीव को निर्यात और मालदीव से आयात कितना होता है? स्त्री मालदीव कस्टम आंकड़े लिमिटेड मिलियन डॉलर में। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने की मंजूरी प्रदान की। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब पर अंतर सरकारी सहयोग को मजबूत करने के लिए वर्ष 2017 में हैम्बर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जर्मनी द्वारा ऊर्जा दक्षता हब की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके बाद इसकी स्थापना वर्ष 2020 में ऊर्जा दक्षता सहयोग अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब पर अंतर सरकारी सहयोग को मजबूत करने के लिए वर्ष 2017 में हैम्बर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जर्मनी द्वारा ऊर्जा दक्षता हब की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके बाद इसकी स्थापना वर्ष 2020 में ऊर्जा दक्षता सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी IPEEC के रूप में की गई। इसकी अध्यक्षता वर्तमान में यूरोपीय आयोग के डॉक्टर ट्यूडर कॉन्स्टेंटिनेस्कू द्वारा की जा रही है। इसका सचिवालय अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA
पेरिस में स्थित है। वर्तमान में इसमें 16 सदस्य देश शामिल हैं। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, डेनमार्क, यूरोपीय आयोग, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, लक्ज़मबर्ग, रूस, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता 2024। 1 अक्टूबर 2024 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता आयोजित की गई। इसमें भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और फ्रांस के राष्ट्रपति के कूटनीतिक सलाहकार इमैनुअल बोने ने पेरिस में इस रणनीतिक वार्ता का नेतृत्व किया। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा एवं अंतरिक्ष सहयोग को आगे बढ़ाना तथा उभरते अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक परिदृश्य पर अंतर्दृष्टि साझा करना। चर्चा में प्रमुख विषय राफेल समुद्री लड़ाकू विमान की खरीदारी, स्कार्पन पनडुब्बी की खरीद, उसके बाद अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दृष्टिकोण विशेष रूप से यूक्रेन में। पृष्ठभूमि भारत फ्रांस के मध्य राजनीतिक संबंध के स्थापना वर्ष 1947 में हुए थे। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत वर्ष 1998 में हस्ताक्षरित समझौता के द्वारा हुए थे। आईएनएस तबर ने 2 से 4 सितंबर 2024 तक भूमध्य सागर में आयोजित भारत और फ्रांस द्विपक्षीय अभ्यास के 22वें संस्करण में भाग लिया था। ग्लोइव नेटवर्क 26 सितंबर 2024 को ग्लोब आई नेटवर्क के बीजिंग में आयोजित पांचवें अधिवेशन के दौरान भारत को 15 सदस्यीय ग्लोब आई संचालन समिति ग्लोब सेटिंग कमेटी का सदस्य चुना गया। ग्लोब नेटवर्क के बारे में। ग्लोब आई नेटवर्क एक वैश्विक मंच है जो भ्रष्टाचार और सीमा पार वित्तीय अपराधों के मामलों का पता लगाने, जांच करने और मुकदमा चलाने के लिए विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। ग्लोब आई नेटवर्क वर्ष 2020 में G20 देशों द्वारा समर्थित एक पहल थी। इसका पूरा नाम भ्रष्टाचार विरोधी कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों का वैश्विक
सॉरी, चलिए यहाँ से फिर से पढ़ लेते हैं। ग्लोब आई नेटवर्क वर्ष 2020 में G20 देशों द्वारा समर्थित एक पहल थी। इसका पूरा नाम भ्रष्टाचार विरोधी कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों का वैश्विक परिचालन नेटवर्क। इसे आधिकारिक तौर पर 3 जून 2021 को भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया। कार्य ग्लोब आई नेटवर्क के माध्यम से दुनिया भर की एजेंसियां सर्वोत्तम भ्रष्टाचार रोधी प्रथाओं और आपराधिक खुफिया जानकारी समझा करती है, रणनीतियां विकसित करती है और भ्रष्टाचार से निपटने के साझा उद्देश्य में सहयोग करती है। वर्तमान सदस्य 221 सदस्य देश और 219 सदस्य प्राधिकरण। एशिया पावर इंडेक्स। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स में जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बन गया है और उसके बढ़ते भू राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है। यह उपलब्धि भारत की गतिशील वृद्धि, युवा आबादी एवं विस्तारित अर्थव्यवस्था से प्रेरित है। इस इंडेक्स में अमेरिका को प्रथम स्थान पर चीन को द्वितीय स्थान पर रखा गया है। ये दोनों देश सुपर पावर महाशक्ति श्रेणी में वर्गीकृत है। भारत एक रैंक के सुधार के साथ तीसरे स्थान पर, जापान चौथे पर, ऑस्ट्रेलिया 5वें पर, रूस 6ठे स्थान पर और पाकिस्तान 16वें स्थान पर हैं। ये सभी देश मिडिल पावर मध्यम शक्ति श्रेणी में वर्गीकृत हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार नेताओं एवं पशुओं न्यू गिनी को माइनर पावर छोटी शक्ति श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। पपुआ न्यू गिनी अंतिम 27वें स्थान पर है। एशिया पावर इंडेक्स के बारे में। एशिया पावर इंडेक्स को लिबी इंस्टीट्यूट ने वर्ष 2018 में लॉन्च किया। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में शक्ति गतिशीलता का एक वार्षिक माप है। यह एशिया प्रशांत के 21 देशों का मूल्यांकन करता है
और बाह वातावरण को आकार देने तथा प्रतिक्रिया देने की मूल्यांकन करता है और बाह्य वातावरण को आकार देने तथा प्रतिक्रिया देने की इनकी क्षमता की जांच करता है। यूएन समिट ऑफ द फ्यूचर सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में 79 संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान आयोजित भविष्य के शिखर सम्मेलन में अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक संस्थाओं में सुधार वैश्विक शांति एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण है। समिट ऑफ द फ्यूचर के बारे में। समिट ऑफ द फ्यूचर वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र के 79वें वार्षिक महासभा बैठक के दौरान आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है तथा गरीबी एवं जलवायु संकट जैसी समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार पर विशेष जोर देता है। इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य SDG शिखर सम्मेलन को आगे बढ़ाना और सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के उद्देश्य से भविष्य के लिए एक कार्रवाई उन्मुख समझौता प्रदान करना है। विदेश में भारत को वापस की गई भारतीय कलाकृति। विदेश से भारत को वापस की गई कलाकृतियाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में लाओस, थाईलैंड और न्यूजीलैंड और जापान के नेताओं को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाले तोहफे दिए। इन उल्लेखनीय उपहारों में महाराष्ट्र के मानिक से सजी राजसी चांदी के लैप की एक जोड़ी मीना ताम चीनी के काट वाली पीतल की बुद्ध प्रतिमा सादेली बॉक्स में एक पाटन फटोला स्पार्क कदम की लड़की से बना बुद्ध का सिर जैसे भारत की
कलात्मकता और शिल्प कौशल के नमूने शामिल हैं। पीतल का बुद्ध प्रतिमा पीएम मोदी ने लाओस के राष्ट्रपति थोगलुन सिसोलित को मीना तामचीनी के काम वाली एक पीतल की बुद्ध प्रतिमा भेंट कर दी। यह पीतल की बुद्ध प्रतिमा भेंट दी। यह दक्षिण भारतीय शिल्पकला का एक उत्कृष्ट नमूना है, जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई है। राष्ट्रपति की पत्नी नीली सिसोलित के लिए मोदी ने सादेली बॉक्स में एक पाटन पटोला स्कॉफ बतौर तोहफा दिया। इस स्कॉफ को गुजरात के पाटन में शालवी परिवार ने तैयार किया। अपने जीवंत रंगों और जटिल डिजाइन के लिए जाने वाला यह दुपट्टा भारत की प्राचीन रेशम परंपराओं का एक कालातीत प्रतिनिधित्व है। चांदी की मोर की मूर्ति। मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा को पश्चिम बंगाल में तैयार शानदार नक्काशी वाला चांदी की मोर मूर्ति भेंट की। यह शिल्पकला पारंपरिक धातु कला की पहचान है, जिसमें सटीक विवरण और सांस्कृतिक प्रतीकवाद का संयोजन है, जो इस क्षेत्र की कलात्मक विरासत को दर्शाता है। इस मूर्ति में एक राजसी मोर है, जो भारतीय संस्कृति में सुंदरता, शासन और गौरव का प्रतीक है। यह मोर संतुलन मुद्रा में चिन्हित किया गया है। चांदी के लैंप। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्जर को महाराष्ट्र के मानिक से जड़े राजसी चांदी के लैंप की एक जोड़ी भेंट की। झालर वर्क और कीमती पत्थरों से बना यह चांदी का दिया भारतीय शिल्प कौशल का एक उत्कृष्ट नमूना है। चांदी के दियों की यह जोड़ी भारतीय कारीगरों को बेजोड़ शिल्प कौशल को दर्शाती है। यह 92.5 Hmm.
दर्शाती है। और 92.5% चांदी से बने ये दिए कोल्हापुर की चांदी की कलात्मकता की कलातीत सुंदरता के प्रमाण है। लकड़ी की मेज। मोदी ने थाई प्रधानमंत्री को पदभार ग्रहण करने की बधाई देते हुए लद्दाख में बनी एक कम ऊंचाई वाली लकड़ी की मेज भेंट की। वहीं सीनेवाला ने भी मोदी को उनके ऐतिहासिक तरीके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। अमेरिका ने 297 प्राचीन कलाकृति भारत को लौटाई। वाह, सो जाऊंगी। अमेरिका ने 297 प्राचीन कलाकृतियां भारत को लौटाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिका ने 297 प्राचीन कलाकृतियां भारत को लौटाई है, जिन्हें तस्करी करके देश से बाहर ले जाया गया था। इसमें करीब 4,000 साल पुरानी एक मानव आकृति भी शामिल है। तांबे से निर्मित यह कृति उत्तर भारत की मानी जा रही है। भारत को लौटाए 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी तक के पुरावशेषों में ज़्यादातर पूर्वी भारत के टेराकोटा कलाकृतियां हैं। बिल मिल्टन के द्विपक्षीय बैठक के दौरान बाइडर ने प्रतीकात्मक तौर पर पीएम मोदी को कुछ चुनिंदा वस्तुएं सौंपी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये पुरावशेष न केवल भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, बल्कि भारतीय संभवतः वह चेतना का आंतरिक आधार भी है। सांस्कृतिक संपदा की वापसी भारत अमेरिका की संस्कृति समझ और आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण पहलू बन चुकी है। भारत यूएई के मध्य ऊर्जा सहयोग पर समझौता। भारत और संयुक्त अमीरात ने हाल ही में ऊर्जा सहयोग बढ़ाने के लिए 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के क्रेउन शिल्प शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की और समग्र रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने समेत कई क्षेत्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। दोनों देशों के मध्य जिन 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, उनमें अबू धाबी
अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ADNOC और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिंक के बीच दीर्घकालिक LNG आपूर्ति के लिए समझौता और ADNOC वो इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व ली ISP RL के बीच एक और समझौता शामिल है। अमीरात परमाणु ऊर्जा कंपनी INIC और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम ली NPCIL ने बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालन और रखरखाव के लिए एक समझौता ज्ञापन पर ही हस्ताक्षर किए। फूड पार्क होगा स्थापित। चौथा समझौता ऊर्जा भारत और ADNOC के बीच आबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक 1 के लिए उत्पादन रियायत का हुआ। भारत में फूड पार्क स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार और आबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी PJSC के बीच एक अलग समझौता हुए। बीते वर्षों में ऐसे मजबूत हुए दोनों देशों में संबंध। $85 अरब का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। 2022 से लेकर 23 में इसके चलते दोनों देश एक दूसरे के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से हैं। 2022-23 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में UAE भारत में शीर्ष चार निवेशकों में से एक है। लगभग 3.5 मिलियन मजबूत और जीवंत भारतीय समुदाय UAE में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय बनाता है। G20 की भारतीय अध्यक्षता में UAE को विशेष महत्वपूर्ण के तौर पर आमंत्रित किया गया। 1 जनवरी को भारत के सहयोग से UAE ब्रिक्स का भी सदस्य बन गया। पिछले कुछ वर्षों में भारत UAE रक्षा सहयोग ने भी नई गति देखी गई है। जनवरी 2024 में राजस्थान में पहला भारत UAE द्वीपक्षीय सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन आयोजित किया गया था। चीन अफ्रीका का सहयोग मंच। हाल ही में चीन द्वारा बीजिंग में चीन अफ्रीका सहयोग मंच शिखर सम्मेलन के 9वें संस्करण की मेजबानी की गई है। चीन अफ्रीका सहयोग मंच के बारे में परिचय। चीन अफ्रीका सहयोग मंच
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और अफ्रीका के राष्ट्रों के बीच एक आधिकारिक मंच है, जिसका इसकी स्थापना 10 अक्टूबर 2000 को की गई थी। सदस्य देश क्या है वर्तमान में? 53 अफ्रीकी देश और स्वातिनी देश सदस्य नहीं है। प्रतिनिधित्व प्रत्येक अफ्रीकी राज्य फोकस में स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है और सभी गतिविधियां चीन व अफ्रीकी देशों के बीच द्विपक्षीय रूप से कार्यान्वित की जाती है। 2024 में सम्मेलन की थीम आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने और उच्च स्तरीय चीनी अफ्रीकी भाग्यशाली समुदाय का निर्माण करने के लिए हाथ मिलाना। बांग्लादेश बना कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां सदस्य। जुलाई 2024 में बांग्लादेश को कोलंबो सुरक्षा कन्वेंशन कॉन्क्लेव CSC के 5वें सदस्य के रूप में आधिकारिक तौर शामिल किया गया है। यह घोषणा मॉरिशस में वर्चुअली आयोजित हुई 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक के दौरान की गई। वर्ष 2024 की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह ने किया। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के बारे में। समुद्री सुरक्षा से संबंधित इस क्षेत्रीय समूह का सचिवालय कोलंबो में स्थित है। इसके सदस्य देश में भारत, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव व बांग्लादेश शामिल हैं। मॉरिशस वर्ष 2022 में इसका सदस्य बना और उसके बाद विदित हो कि इसकी स्थापना वर्ष 2020 में भारत, श्रीलंका एवं मालदीव के द्वारा समुद्री सहयोग पर त्रिपक्षीय बैठक के दायरे का विस्तार करने के साथ हुई थी। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में सभी तटीय क्षेत्रों से संबंधित क्षेत्रीय सहयोग और साझा सुरक्षा को रेखांकित करना है। ICC द्वारा रूसी रक्षा नेताओं की गिरफ्तारी के लिए वारंट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC ने यूक्रेन युद्ध से जुड़े कथित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए पूर्व रूसी रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु और सशस्त्र बलों के वर्तमान चीफ ऑफ स्टाफ वालेरी गेरासिमोस के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।
वाटर के अनुसार ये अपराध 10 अक्टूबर 2022 से 9 मार्च 2023 के बीच किए गए थे। विवादित हो कि वर्ष 2023 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए भी युद्ध अपराध के लिए आईसीसी वाटर जारी किया गया था। सर्गेई शोइगु और वालेरी गेरासिमोव के बारे में। सर्गेई शोइगु रूसी रक्षा मंत्री थे, जिसके नेतृत्व में फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण शुरू हुआ तथा उन्हें पुतिन के एक प्रमुख सहयोगी के रूप में देखा जाता था, क्योंकि वे 12 वर्षों तक अपने पद पर रहे थे और ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने युद्ध प्रयासों का नेतृत्व सौंपा गया था। वालेरी गेरासिमोव पुतिन और शोइगु के बाद गेरासिमोव को सरकार ने सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था। वर्ष 2012 में उन्हें उप रक्षा मंत्री बनाया गया। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को ये कंटेंट अगर पसंद आती है तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर हो सकता है तो। थैंक यू फ्रेंड्स।